हेलो एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। आज के समय इंडिया और यूएस दोनों जगह जो मीडिया है उनकी नजर गड़ी हुई है I2U2 समिट में। इसका रीजन ये है क्योंकि रिसेंटली व्हाइट हाउस की स्पोक्समैन से एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि I2U2 समिट में जब पीएम मोदी और जो बाइडेन आपस में बातचीत करेंगे, इवन दो वर्चुअली बातचीत होगी, फिजिकली एक कमरे में नहीं होंगे, तो इस समिट के दौरान क्या जो बाइडेन इनके हिसाब से जो माइनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहे हैं इंडिया में या फिर बाकी जो ह्यूमन राइट्स का इशू है, ये इन्होंने यहाँ पर लैंग्वेज यूज करी है, क्या ये इशू जो बाइडेन रेस करेंगे या नहीं रेस करेंगे। इसके रिस्पांस में व्हाइट हाउस की स्पोक्समैन ने यह कहा है कि उन्हें एग्जैक्टली तो नहीं पता कि जो बाइडेन क्या कहेंगे, मगर जो बाइडेन एक स्ट्रेट शूटर है, मतलब कि इस इशू पर जो बाइडेन पीछे हटते नहीं है। वर्ल्ड लीडर चाहे जो भी हो उसके सामने ये बात रख देते हैं कि देखिए इन इश्यूज पर हमारा कंसर्न है कि ये आपके कंट्री में क्या हो रहा है। और मैं चाहता हूं जो ये छोटी सी क्लिपिंग है ये आप देखें। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया में अब काफी डिबेट चल रहा है कि क्या जो ये अब नए प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं जैसे क्वाड है या फिर I2U2 है, क्या यहाँ पर इंडिया और यूएस के बीच में फ्रिक्शन बढ़ेगी बिकॉज ऑफ दिस इशू। One question with respect to the president's trip to Israel. He is potentially scheduled to meet virtually with the Indian leader Modi. Does the White House have any comment on the Indian authorities demolishing the homes of people who have been protesting the derogatory comments made by Indian authorities against the Prophet Muhammad? They've been having their homes destroyed by bulldozers in recent weeks. Is there any chance that the president will be pressing the Indian leader to protect Muslim minorities in India? So I don't want to get ahead of what the president's schedule. We will have more in the upcoming days on exactly what the president's going to be doing on that trip. I don't want to speak to, clearly the president, we have said this, he's a straight shooter. He has no problem talking to leaders about humanitarian rights, about freedoms, about the importance of democracy. This is something that the president has done in the past. I can't speak to specifically what's going to be on the agenda and what their conversation is going to be. But generally just the fact that people's homes are being demolished No, right now. I understand that. I'm just saying the president has no. He is a straight shooter and speaks very frankly. And when it comes to humanitarian rights, has no problem having those direct conversations, leader conversations. ना मुझे पता नहीं आप लोगों ने ये बात नोटिस करी है या नहीं करी, मगर जर्नलिस्ट ने यहाँ पर खुद ही एक बात इन्वेंट कर दी। जर्नलिस्ट ने ये बोल दिया कि इंडियन अथॉरिटीज़ ने जो स्टेटमेंट दी थी प्रॉफिट मोहम्मद पर, जबकि भारत सरकार की किसी भी अथॉरिटी ने यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं दी। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे अमेरिकन मीडिया का एक सेक्शन है वो इंडिया के पीछे पड़ा है। एक बार को बस कुछ भी इन्वेंट करके बस इंडिया की आलोचना करते रहो, ये आपके सामने इसका एक एविडेंस दिखता है। तो क्लियरली देखो यूएस गवर्नमेंट भी यहाँ पे प्रेशर में है क्योंकि यही मीडिया है जो बाइडेन इनकी पार्टी को प्रमोट करता है, इनके बारे में लिखता है, तो इनको ये नाराज़ नहीं करना चाहेंगे। यूएस गवर्नमेंट पे काफ़ी प्रेशर आ रहा है, यूएस मीडिया का भी, तो उसको एक मल्टी कंट्री प्लेटफॉर्म में भी रेस करो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये टॉपिक इंडिया यूएस रिलेशंस को हर्ट कैसे कर सकता है और I2U2 समिट में क्या हो सकता है, किस तरीके से इजराइल में बैठकर नफ्ताली बेनेट के साथ बैठकर या फिर उस वक्त इजराइल के जो भी पीएम होंगे, क्या जो बाइडेन जेन्युइनली इंडिया की आलोचना करेंगे या फिर ये जो इशू है ह्यूमन राइट्स का ये रेस करेंगे। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, कलिनिनग्राड ये जो वर्ड है आज के समय बहुत न्यूज में है, एक सर्टेन जगह का नाम है, ये आपको बताना है कि कलिनिनग्राड किस कंट्री का पार्ट है। बहुत न्यूज में आज के समय ये है ऑप्शन आपके सामने, यूक्रेन, यूएसए, रशिया या फिर लिथुएनिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। अब देखिए I2U2 समिट अगले महीने होगा। जी हाँ, ग्रुप का नाम I2U2 है। I2 मतलब के इजराइल इंडिया, U2 मतलब के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अजीब सा नाम है मगर कुछ लोगों को ये नाम पसंद भी है। नाउ इस समिट से पहले ही यूएस में हम देख रहे हैं कि एक तूफान खड़ा हो रहा है। मीडिया, कई पॉलिटिशियंस, एक आप कह सकते हैं पूरी टीम है जो चाहती है कि इंडिया इस समिट में प्रेशर के अंडर रहे। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि इल्हान ओमार, नाउ इल्हान ओमार के बारे में आपको याद होगा, यूएस के पार्लियामेंट में ये एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और ये कुछ समय पहले न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि ये यूएस पार्लियामेंटेरियन होते हुए भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गई थी। कई सालों से किसी भी यूएस पार्लियामेंटेरियन ने ऐसा नहीं किया। यूएस सरकार ने खुद को इनसे दूर कर लिया था कि हमने अपने पैसे से इनको नहीं भेजा, मगर क्वेश्चन यहाँ पर फिर ये आता है कि इनकी ट्रिप को फाइनेंस किसने किया था।
खैर इंडिया ने आलोचना करी इनकी विजिट की और ये कहा कि पीओके में जो ये गई हैं इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो इल्हान ओमार अभी भी इंडिया को टारगेट कर रही हैं। रिसेंटली इन्होंने एक बिल टेबल कर लिया है यूएस के पार्लियामेंट पे और इस बिल में ये लिखा है इनके हिसाब से कि इंडिया में मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, दलित, आदिवासी सब पे ही अटैक हो रहा है, तो यूएस को लेना चाहिए इंडिया के खिलाफ एक्शन। यूएस सरकार को ऑफिशियली इंडिया को डाल देना चाहिए USCIRF में। ये है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की कंट्रीज ऑफ कंसर्न की लिस्ट में। अभी के लिए आप अगर देखो तो इस लिस्ट में ये सब देश आपको मिलेंगे। रशिया है, चाइना, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ये सब वो देश है जहां पर मिनॉरिटीज बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, मिनॉरिटीज पर अत्याचार किए जा रहे हैं। सरकार भी काफ़ी बार इन अत्याचारों में इन्वॉल्व होती है और इसलिए यूएस ने इन कंट्रीज को इस लिस्ट में डाल रखा है। इस लिस्ट में होने से पॉसिबिलिटी यूएस सैंक्शन लगने की थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। नाउ इंडिया का नाम हर बार एक रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है कि यहाँ पर हालत बहुत खराब है, मगर यूएस प्रेसिडेंट ने अभी तक, जो बाइडेन ने अभी तक इंडिया को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में नहीं डाला। मगर इल्हान ओमार की जो ये कोशिश है कि इंडिया को यहाँ पर इस लिस्ट में डालने की, इसको पाकिस्तान मीडिया भी बैक कर रहा है और वो सब एलिमेंट्स भी यहाँ पर इसको बैक कर रहे हैं जो I2U2 समिट को फेल होता हुआ देखना चाहते हैं। देखिए यूएसए की जो पॉलिसी है, जो बाइडेन की जो नीति है, उसमें I2U2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। I2U2 समिट से जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप की जो विदेश नीति है उससे दूर जाना चाहते हैं। बाइडेन का ये कहना था कि ट्रंप ने मिडल ईस्ट में जो अपनी नीति बनाई थी वो थी भेदभाव की। ट्रंप ये चाहते थे कि इस्लामिक कंट्रीज से यूएसए को दूर कर दिया जाए, क्योंकि आपको याद होगा ट्रंप ने कई इस्लामिक कंट्रीज पर बैन लगा दिया था, काफी बार बहुत सारी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी दी थी और उसी के साथ साथ ट्रंप ने इजराइल को भी काफी बैक किया। ये डिक्लेयर कर दिया कि यूएस मानता है कि जेरूसलम इजराइल की कैपिटल है। उसके अलावा भी वेरियस तरीके से इजराइल को कॉन्स्टेंटली बैक करते रहे। अब बाइडेन यहां पर चाहते हैं कि I2U2 से ना ये एक ऐसा मंच बनाए जहां पर इंडिया और यूएस तो हो, दो मेजर इकोनॉमीज, साथ ही साथ मुस्लिम वर्ल्ड से कंट्री हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और साथ में इजराइल तो यहां पर हो ही। तो इससे बाइडेन का एक आप कह लीजिए जो ग्रैंड विजन है वो ये है कि सबको साथ में लेकर ये चलेंगे। मगर जिस तरीके से यूएस मीडिया का प्रेशर आ रहा है बाइडेन सरकार पे, इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा I2U2 को न्यूट्रल रखना, क्योंकि अगर ये बात यहाँ पर बार बार रेस की जाती है कि इंडिया में कुछ यहाँ पर खराबी है, इंडिया में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है बार बार, तो इवेंचुअली इससे I2U2 की जो यूनिटी है इस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट इससे पहले कह चुकी है कि यूएस को वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी और मैं आपको ये बता रहा हूँ यूएस अगर बार बार ये इशू रेस करता रहता है कि प्रॉफेट मोहम्मद की स्टेटमेंट को लेकर हम फिर से विरोध करते हैं, तो इंडिया एक बार को अगर कह देगा कि जिन लोगों ने स्टेटमेंट दी थी हमने एक्शन ले लिया है, अब आप इन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ग्रुप्स का दुरुपयोग कर रहे हो खुद की पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए। तो मैं तो पर्सनली बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए कि I2U2 समिट में क्या होता है। क्या बाइडेन जेन्युइनली स्ट्रेट शूटिंग करते हैं या फिर बाइडेन के दिमाग में ये बात आ जाती है कि मैं बायलैटरल रिलेशंस इंडिया जैसे इंपॉर्टेंट पार्टनर के साथ लगातार खराब नहीं कर सकता। एट सम पॉइंट हमें आगे बढ़ना होगा, तो देखना होगा। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें, अगर यूएस फिर से इंडिया के ह्यूमन राइट्स का इशू रेस करता है तो इंडिया को भी, इंडियन पीएम को भी यहाँ पर कह देना चाहिए कि देखिए यूएसए में भी जो रिसेंटली गन वायलेंस हुआ है मैं भी उसको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हूँ, क्योंकि इवेंचुअली वी हैव टू टेक अ स्टैंड। ये जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का डिस्कशन करना, इट इज़ क्लियरली वोट बैंक पॉलिटिक्स। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि कलिनिनग्राड ये जो जगह है आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, ये किस देश में आपको मिलेगी? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, रशिया इज द राइट आंसर। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। कलिनिनग्राड बिल्कुल यूरोप के बीचों बीच आपको मिलेगा, लिथुआनिया पोलैंड के बीच में। इसको कहा जाता है रशिया का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर, क्योंकि रशियन मिलिट्री यहाँ पर डिप्लॉयड है और रशिया कल को यहाँ से अगर चाहे तो मिलिट्री ऑपरेशन भी कर सकता है। रिसेंटली लिथुआनिया ने जो ट्रेन का एक्सेस है रशिया से लेकर यहाँ पे कलिनिनग्राड का, ये कट कर दिया है और इसकी वजह से रशिया ने वार्निंग भी दी है यहाँ पर लिथुआनिया को। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे IIT हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज।
मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।